नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तारा पे आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है। आज हमारा ये पार्ट 2 है। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो इस बार का एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं। जिनकी समझ इकोनॉमिक्स में अच्छी नहीं है, उनको भी ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं बहुत आसान भाषा में आपको इकोनॉमिक्स समझाने का प्रयास करूंगा और ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आया हूं जहां से डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके पेपर में। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो मैक्रो क्या होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमारा जो वीडियो समाप्त हुआ था, वो यहाँ पे समाप्त हुआ था वीडियो। तो आज की हम इस क्लास में इसके आगे से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पार्ट ए में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। पार्ट ए में हमने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो आज के इस क्लास में बचे हुए जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट थे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इसको जरूर देख के जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक कॉम्प्लीमेंट गुड्स होता है। ठीक है। बेसिकली क्या बताना चाहता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स बताता है कि जब हम अ, मान लेते हैं कि एक क्या नाम है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक तरफ टी है, एक तरफ कॉफी है। ठीक है। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि आप चाहे तो टी पी ले, या उसकी जगह कॉफी को पिया जा सकता है, या कॉफी की जगह टी को पिया जा सकता है। टी को हम कॉफी के लिए और कॉफी को टी के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, कि हम टी की जगह कॉफी और कॉफी की जगह टी को पी सकते हैं। तो जब हम एक गुड्स को दूसरी जगह के दूसरे स्थान पे यूज कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जहां पे दो गुड्स एक साथ यूज होते हैं। ठीक है। यहाँ क्या होता है? यहाँ दो गुड्स अलग अलग यूज होते हैं, एक दूसरे के स्थान पे यूज होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों गुड एक साथ यूज होते हैं। जैसे जैसे हम मान लेते हैं टी एंड शुगर। ठीक है। टी एंड शुगर, यहाँ क्या होता है कि अगर मान लेते हैं टी का प्राइस बढ़ता है, तो कंज्यूमर जो है वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज पॉजिटिव रिलेशन विद क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स। मतलब अगर चाय की प्राइस बढ़ी, टी की प्राइस अगर बढ़ी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टी पीने वाले लोग तब कॉफी पीना पसंद करने लगेंगे जब चाय महंगी हो जाएगी। तो एक का प्राइस, प्राइस ऑफ वन गुड यानी टी का प्राइस, और दूसरे की डिमांड, दोनों में ये भी बढ़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इसके प्राइस और इसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है भैया? ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। जबकि इस वाले केस में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? कम होती है। यानी टी का अगर मान लेते हैं, अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड क्या होगी? कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर की डिमांड कम होगी, या शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लगा दिया है। ये एग्जाम्पल से आप इस गुड्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करेंगे, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहले गुड्स के बारे में। फिर दूसरे होते हैं, एक होता है इंफीरियर गुड्स और एक होता है गिवन गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो देखिए, इंफीरियर गुड्स हमें क्या बताता है? इनकी इंफीरियर गुड्स हमें इनकम से, हम जब गुड्स के इनकम के बेसिस पे गुड्स को मेजर करते हैं तो वो इंफीरियर गुड्स होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है
तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है, इंफीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। गिवन गुड जो होता है ये बेसिकली प्राइस के बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। ये जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस में। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो हम उस गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं। गिवन गुड्स क्या होता है, एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड जो काम नहीं करता, ये अपवर्ड फंक्शन होता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि डिमांड ऑफ विच इंक्रीज इवन इफ द प्राइस कीप राइजिंग। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोनों साथ में इंक्रीज करते हैं, दोनों साथ में इंक्रीज करते हैं। ये गिवन गुड्स। ठीक है। इंफीरियर गुड्स इनकम के बेसिस पे एक बार समझने का प्रयास करिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और ये लाइफ टाइम के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये आप व्यक्ति हैं और ये आप ऑफिस जाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑफिस है। पहले आप ऑफिस जाते थे ऑटो से, आपकी इनकम कम थी तब आप ऑटो से ऑफिस जाते थे। ऑटो की डिमांड आपके लिए थी जब आप 20,000 रुपए कमा रहे थे। अब आपकी सैलरी बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है, तब आप अपने कार से जाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है भैया, इनकम बढ़ गई है। तो इनकम जब आपकी बढ़ गई तो अब आप ऑटो से जाना पसंद नहीं करते, अपने कार से जाना पसंद करते हैं। ऑटो की डिमांड आपके लिए कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। तो ऑटो आपके लिए क्या हो गया? ऑटो आपके लिए इंफीरियर गुड्स हो गया। ऑटो आपके लिए इंफीरियर गुड्स हो गया। तो इंफीरियर गुड्स का सच कोई डिफिनीशन नहीं है। हमारे लिए इंफीरियर गुड्स कुछ और हो सकता है, आपके लिए इंफीरियर गुड्स कुछ और हो सकता है। तो ये इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। अच्छा, गिवन गुड्स का एग्जांपल मान लेते हैं, एक तरफ वीट है, रागी है। ठीक है। और दूसरी तरफ मीट है, अच्छी क्वालिटी का। अब इसका प्राइस 50 रुपए है और इसका प्राइस 700 रुपए मान लेते हैं। तो अगर इस वेट का प्राइस 50 से 70 बढ़ के हो जा रहा है, इस रागी का प्राइस 50 से 70 बढ़ के हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम मीट खाने लगेंगे। तब भी हम इसी की डिमांड करेंगे क्योंकि अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो बहुत महंगे हैं। तो ये बेसिकली गिवन गुड्स बताता है। तो इन्फीरियर गुड्स को हम इनकम के बेसिस पे मेजर करते हैं। इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, और गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया दो गुड्स के बारे में। अब आइए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां जो व्यक्ति होते हैं वो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, काम को खोज रहे होते हैं मार्केट रेंज पे, लेकिन जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो स्थिति बेरोजगारी कहलाती है, वो व्यक्ति बेरोजगार होता है। तीन कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए कि पहली बात वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में। ऐसा नहीं कि 7 साल का बच्चा काम करना चाह रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो हम उसको बेरोजगार कहेंगे, नहीं। पहली बात है वर्किंग एज पॉपुलेशन में वो व्यक्ति हो, काम खोज रहा हो, किस पे? मार्केट रेट पे। अब मान लेते हैं कि पढ़ाने का एक लेक्चर का 1,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो 1,000 पे नहीं 10,000 रुपए पर लेक्चर का मांग रहा है। मार्केट रेट 1,000 चल रहा है, फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति अगर मार्केट रेट पे काम खोज रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड कहलाता है और वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक। अब टाइप्स ऑफ अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये डिमांड की कमी के कारण, मार्केट में जब डिमांड की कमी हो जाती है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जब देखा जाता है, उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आपको पता है कि बूम के टाइम पे, जब इकोनॉमी बूम के टाइम पीरियड पे होती है तो खूब आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, तब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है। रिसेशन के टाइम पे चूंकि डिमांड नहीं रह जाती है, रिसेशन के टाइम पे आउटपुट नहीं प्रोड्यूस किया जाता है तो लोगों को जॉब नहीं मिलता है, तब यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो बूम के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट रहता है, रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इस तरीके के साइकिल को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल
मतलब पहले हम ए कंपनी में थे, अब हमने यहाँ जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में हम जाना चाह रहे हैं, तो अब एक को छोड़ दिए दूसरे कंपनी में जो जाना चाह रहे हैं, तो तुरंत तो हमें जॉब नहीं मिल जाएगी। हम इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन में टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड में जब कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है, उस टाइम पीरियड में जो व्यक्ति रोजगार रहता है, उस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। फिर एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे मान लेते हैं गर्मियों के मौसम में लोग मनाली जाना पसंद करते हैं, तो गर्मी के सीजन में मनाली के लोगों को, वहां के होटल में काम करने वाले लोगों को, ऑटो चलाने वाले लोगों को, तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। गर्मी खत्म होती है, लोग मनाली जाना बंद कर देते हैं, बाकी जगह भी मौसम ठीक हो जाता है, तो वहां के लोगों को उनकी रोजगार में कमी देखी जाती है। ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे समर में आप देखते होंगे आइसक्रीम वाले, जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनको जॉब मिल जाती है। गर्मी खत्म, लोग आइसक्रीम कम खाना पसंद करेंगे ठंडियों में, तो फिर उनके पास जॉब नहीं रहती है। ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, कि मान लेते हैं कि बैंक था पहले, इस बैंक में आप कितना पैसा जमा किए उसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता था, एक मुंशी जी होते थे, इस रजिस्टर में सारी एंट्री करते थे। अब यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटल हो गया है, सब कंप्यूटर आ गया है। अब मुंशी जी कंप्यूटर तो नहीं चला पाएंगे, तो मुंशी जी कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हैं, तो मुंशी जी, अब जो कंप्यूटर चला पा रहा है उसको ये नौकरी मिल जाएगी, तो मुंशी जी की जॉब चली गई फॉर एग्जाम्पल के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब के हिसाब से अब उनकी स्किल मिसमैच हो गई। तो मिसमैच होने की वजह से जब स्किल मिसमैच होने की वजह से जॉब चली जाती है, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये ज्यादा सीवियर केस है इंडिया के केस में, अनएम्प्लॉयमेंट की तुलना में। मान लेते हैं कोई व्यक्ति पीएचडी किया हुआ है, नाउ ही इज एबल टू टीच इन हायर एजुकेशन, तो अब वो हायर एजुकेशन में पढ़ा सकता है, उसकी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन उसको जूनियर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये अंडर पेड जॉब है, जितना वो डिजर्व करता है उससे कम उसको पैसे मिल रहे हैं। ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब हमारे पास स्किल ज्यादा होती है लेकिन हमें लो वेज पे काम करना पड़ता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? खेत है भैया, चार लोगों की जरूरत है इस खेत में काम करने के लिए, गेहूं उगाने के लिए, धान उगाने के लिए। हम 15 लोगों को लगा दे रहे हैं, 11 लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोगों को हम उसमें लगा दे रहे हैं, तो ये होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। यहाँ जो काम करने वाले कुछ लेबर होते हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब व्हेन देयर प्रेजेंस और अब्सेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब इसमें से 15, चार की जरूरत थी, 15 को निकाल दी, लगा दिया है। अब इसमें से आप 5 को निकाल भी देंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? जब लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस बेच पे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ये होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी हमने देखा। एक होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कि जो किसी भी इकोनॉमी में पाई ही जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है, तो वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में गिने जाते हैं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में आप याद रखिएगा, फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ा जाता है। फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड पीपल को भी इसमें जोड़ा जाता है। इस बात का भी खासा ख्याल रखिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां सभी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं। और ये एजम्पशन जो है वो क्लासिकल लेके चलते हैं। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके के होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से एक सवाल बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स की। ठीक है। तो पहला कर्व है लाफर कर्व।
लाफर कर्व हमें क्या बताता है? लाफर कर्व हमें टैक्स रेट, लाफर कर्व हमें टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है। टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। इसका शेप कैसा है? आप देख रहे हैं इसका शेप जो है ये भी इन्वर्टेड यू है। शेप कैसा है? इन्वर्टेड यू शेप है। क्या कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में सरकार टैक्स बढ़ाती है, स्टार्टिंग में सरकार जो है टैक्स बढ़ाती है, तो देखिए जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आता है जहां टैक्स रेट और रेवेन्यू मैक्सिमम पे होते हैं, यानी पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम पे होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार टैक्स बढ़ाना चाहेगी कि बढ़ा करके रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो नहीं, जब वो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो सरकार की रेवेन्यू जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग टैक्स चोरी करने लगेंगे। अब सरकार कह दे कि 10 लाख, 10 लाख रुपए जिनकी इनकम है, पहले सरकार इस पे 5% ले रही थी, फिर 10% कर दी, अब सरकार इस पे 80% कर दे, तो लोग तो कुछ ना कुछ करने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है लाफर कर्व, इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉरेंज कर्व के बारे में। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व क्या बताता है? लॉरेंज कर्व हमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। लॉरेंज कर्व हमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड को, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड को लिया गया है और इधर इनके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लिया गया है। ये जो लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये है परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। इस लाइन से जो हमारा कर्व जितना डिविएट करता चला जाएगा उतनी ज्यादा देश में इनइक्वालिटी पाई जाएगी। अ डिक्रीज इन इनइक्वालिटी कैन बी शो बाय लॉरेंज कर्व शिफ्टिंग क्लोजर टू द लाइन। और जितना ये क्लोज इस लाइन के आता जाएगा परफेक्ट इक्वालिटी की, उतनी इक्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये लॉरेंज कर्व बताता है। लॉरेंज कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकम इनइक्वालिटी का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जबकि जो गिनी कोफिशिएंट है उसमें हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। गिनी कोफिशिएंट, याद रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो दिखाता है कि देश में परफेक्ट इक्वालिटी है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, 0 से 1 के बीच में गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये लॉरेंज कर्व बताता है। आइए फिलिप्स कर्व देखते हैं क्या बताता है। फिलिप्स कर्व जो है ये फिलिप्स के द्वारा दिया गया है 1957 में, सॉरी 58 में दिया गया है। फिलिप्स कर्व बताता है दो चीजों के बारे में, कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने यूके का डेटा लेकर के चेक करके दिखाया कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, देख रहे हैं इधर, जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे अगर 7% है तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है अगर 7% इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, 4% इन्फ्लेशन हो जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बढ़ जा रही है बेरोजगारी। अगर 3% इन्फ्लेशन हो जा रहा है तो दोबारा से बढ़ जा रही है बेरोजगारी। तो फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन दिखाता है, और फिलिप्स ने यूके का डेटा लेकर के ये चीज प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व क्या शो करता है? एक रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से एक बार सवाल पूछा गया था तो मैं सोचा ये भी बता दूं। तो देखिए, एक तो हमारा होता है टोटल कॉस्ट।
ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू बनता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होता है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कुछ चीजें फिक्स रहती हैं, जैसे मशीनरी आपने खरीदा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इस मशीनरी से 10 आउटपुट प्रोड्यूस करें या 20 आउटपुट प्रोड्यूस करें, इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। जबकि रॉ मटेरियल हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है कि आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उतना रॉ मटेरियल लगेगा, 20 यूनिट करेंगे तो उतना रॉ मटेरियल लगेगा। ये आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है। तो ये है हमारा टीएफसी। तो यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम प्रोडक्शन आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का है ये। ठीक। एक पॉइंट यहाँ और याद रखिएगा कि इसके सभी, अगर कोई शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है तो उसके सभी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है वो यूनिटरी होती है, मीन्स वन होती है। यूनिटरी होती है मीन्स वन होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। ठीक है। अब हम मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। अब हम मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां बायर और सेलर जो होते हैं, जहां बायर और सेलर जो होते हैं वो अपने सामानों को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। पहले मार्केट, जब हम मार्केट की बात करते थे तो किसी एक फिजिकल प्लेस से हम मार्केट को डिफाइन करते थे। ठीक है, कि हम बाजार जाते हैं, एक जगह है बाजार, एक लोकेशन है जहां हम, दुकानदार होते हैं, बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो मार्केट होता था। लेकिन अभी मार्केट का डिफिनेशन बदल गया है। मार्केट मीन्स अब जो हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं कोई ऐसे फिजिकल प्लेस नहीं है। ठीक है। तो जहां भी बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। अब हमारी इकोनॉमी में मार्केट को चार तरीके से बांटा गया है। ठीक। एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। ठीक है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। मोनोपोली मार्केट होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है और ओलिगोपोली मार्केट होता है। और ओलिगोपोली मार्केट होता है। चार तरीके के मार्केट होते हैं। तो चारों के कुछ बेसिक फीचर हैं जो हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। तो बस हम वही करने वाले हैं। ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो बहुत होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। फर्म्स की एंट्री पे किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। होमोजीनियस गुड्स बनाए जाते हैं। डिमांड कर्व इनका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो इसके एजम्पशंस क्या है। सबसे पहले तो हमें इसके एजम्पशंस को समझने की आवश्यकता है। इसके एजम्पशंस क्या है। तो इसका पहला एजम्पशंस ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसमें। इनफाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक। होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसा, गुड्स में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। जैसे एग्रीकल्चर मार्केट है, अब चाहे मैं गेहूं प्रोड्यूस करूं, चाहे आप गेहूं प्रोड्यूस करें, वो तो होमोजीनियस ही रहेगा। ठीक है। एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है। कोई फर्म आए कोई फर्म जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री एग्जिट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है।
फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? तो जब भी हम पढ़ते हैं कंपटीशन मार्केट के इक्विलिब्रियम को, तो दो ही कंडीशन सभी में एप्लीकेबल है। पहला कि एमआर जो है वो एमसी के इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है कट द एमआर फ्रॉम बिलो, कट द एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक। ये पता होना चाहिए, ये कंडीशन हम जब भी पढ़ेंगे सारे मार्केट में ये कंडीशन एप्लीकेबल रहेगा। आइए देखते हैं कैसा इसका डिमांड कर्व होता है। तो डिमांड कर्व, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा होता है और फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है। ठीक, इधर इंडस्ट्री है, इधर फर्म है। ये इंडस्ट्री है, इसका डिमांड कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व ऐसा है। तो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। और जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजेंटल होता है। हमने देखा जो फर्म का, ये फर्म का डिमांड कर्व है, इसी को हम एआर और एमआर दोनों कहते हैं। तो फर्म का डिमांड कर्व कैसा है? फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजेंटल है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक। तो पहला कंडीशन है कि एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। तो एम आर इक्वल टू एमसी एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि एमसी एम आर को बिलो से कट करेगा, यहाँ ऊपर से कट कर रहा है, यहाँ बिलो से कट करेगा। तो जो पॉइंट ई है, ये पॉइंट हमारा ई जो है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया। ठीक है। अब मोनोपोली मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक। मोनोपोली मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके एजम्पशंस क्या है? मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पे सेलर एक ही होता है, वन सेलर होता है। और बायर जो होते हैं, बायर जो होते हैं ये बहुत सारे बायर होते हैं। यहाँ फर्म जो होते हैं ये प्राइस मेकर होते हैं। यहाँ फर्म जो होते हैं ये प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ जो फर्म होते हैं वो लॉन्ग रन में, वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है। यहाँ एग्जिट और एंट्री बैन होती है, कोई भी एग्जिट या एंट्री नहीं कर सकता है, ये बैन होती है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है? यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो वही सेम कंडीशन है। पहला, एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए और एम सी एम आर को कट करेगा फ्रॉम बिलो। अच्छा, यहाँ हमारा ए आर कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व। यहाँ हमारा ये डिमांड कर्व होता है, ये हमारा ए आर कर्व होता है, ये हमारा एम आर कर्व होता है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। एम आर इक्वल टू एम सी कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है और ये इसको कट भी कर रहा है। तो जो फर्म होंगे वो इतना प्राइस चार्ज करेंगे और इतना क्वांटिटी ऑफ डिमांड चार्ज करेंगे। तो ये होता है मोनोपोली का इक्विलिब्रियम। अब मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली का बात कर ले। मोनोपोलिस्टिक मार्केट ये हमारा तीसरा मार्केट है और हम इधर ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात करेंगे। इधर हम ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के एजम्पशंस क्या है? ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, वही बात है।
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो नेचर में आइडेंटिकल होगा लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, लेकिन नेचर उनका आइडेंटिकल होगा। जैसे जैसे टूथपेस्ट, आप देखते हैं सब होते टूथपेस्ट ही है, लेकिन किसी में नमक होता है, किसी में इलायची होता है, कोई सुगंध के लिए होता है, सबके अपने अलग अलग फीचर होते हैं। यहाँ पे फर्म के पास जो फर्म होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, थोड़ा सा उनके पास पावर होता है प्राइस को लेकर के। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाए, यहाँ इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाए तो कंडीशन वही रहेगा। बस आप याद रखिएगा कि मोनोपोलिस्टी के केस में हमारा जो एआर कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। अभी हमने देखा पिछले साइड में, ये क्या था? स्टीपर था। यहाँ क्या होता है? फ्लैटर होता है हमारा एआर कर्व। ये हमारा एमआर कर्व है, ये हमारा एआर कर्व है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व रहेगा। सेम जैसे आप मोनोपोली में देख रहे थे, इतना प्राइस चार्ज किया जाएगा और इतना क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। एक बात आपको याद रखना है कि मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में फर्म जो है हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। वहां हमने देखा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते थे, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट कैसा मार्केट होता है? ओलिगोपोली मार्केट जहां फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लें, हाँ जैसे अभी सिम को लेकर के है। ठीक है, कुछ ही फर्म है इसमें, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, और इनके पास मार्केट का बहुत बड़ा शेयर होता है। ठीक है, मार्केट का बहुत बड़ा शेयर होता है। तो देखिए नंबर ऑफ फर्म जो है वो फ्यू होते हैं, इसमें एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, और बहुत बड़ा मार्केट फर्म होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट हो गया। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एक देश बाकी सारे देश के बीच में, तमाम सारे देश हैं, ये मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक, चाइना, डेनमार्क, तमाम ऐसे देश, जब एक देश बाकी दुनिया के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, उसका जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो हमारा देश बाकी दुनिया के साथ करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करता है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। फाइनेंशियल ईयर कल मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, अब इसमें डुअल एंट्री होती है। जब हम बाकी दुनिया से ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारे यहाँ मनी आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया यूएसए को, तो यूएसए उसके बदले हमको पेमेंट किया तो वो क्रेडिट साइड जाता है। जब हम किसी को पैसा देते हैं, हमारे इकोनॉमी से पैसा निकलता है तो उसको हम डेबिट साइड डालते हैं। जैसे हमने तेल खरीदा इराक ईरान से, तेल खरीदा हमने इराक ईरान से, तो हमने उसको पेमेंट किया, तो वो क्या होता है? वो डेबिट साइड में होता है। ठीक, अब बीओपी के दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, करंट अकाउंट कंपोनेंट और कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। करंट अकाउंट को किस तरीके से बांटा गया है? ये एक तो नेट विजिबल होता है जिसमें हम ट्रेड इन गुड्स को बस कंसीडर करते हैं, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है।
दूसरा इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं जिसमें हम सर्विस सेक्टर को, ट्रांसफर पेमेंट को कंसीडर करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में हम एफडीआई, एक्सटर्नल असिस्टेंट, कॉमर्शियल बारोइंग, आईएमएफ से जो पैसा आता है लोन के रूप में, एनआरआई डिपॉजिट जो होता है, ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं। हमारा करंट अकाउंट जो है ये माइनस में रहता है, कैपिटल अकाउंट हमारे देश का जो है ये प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉवर्टी क्या होता है? तो पॉवर्टी एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे कंडीशन को बताता है जहां हाउस होल्ड अपने बेसिक मिनिमम नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे बेसिक मिनिमम नीड मतलब जब कोई व्यक्ति 2 वक्त का खाना भी ना जुटा पाए, उसके पास पहनने को कपड़े ना हो, घर ना हो, उसके पास एजुकेशन ना हो बच्चों के लिए, ये बेसिक नीड्स हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गरीब होता है और उसकी स्थिति जो है वो गरीबी कहलाती है। ठीक, अब इस गरीबी को मेजर करने की बहुत सारी कमेटी बनी, बहुत लोगों ने अपने अलग अलग पैरामीटर्स दिए, जिसमें एक हमारा ये अलग कमेटी जो 1979 में आया है, लकड़वाला कमेटी जो 1993 में आया है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन कमेटी। ठीक है, अलग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? अलग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि अगर कोई परिवार रूरल एरिया का 816 रुपए कमा ले रहा है महीने का और शहर में रहने वाला व्यक्ति 1000 रुपए कमा ले रहा है तो हम उसको गरीब नहीं कहेंगे। इससे नीचे का अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब है। मतलब इनका जो पैरामीटर है 816 रुपए गांव के लिए, ठीक, कहा 816 रुपए गांव के लिए और 1000 रुपए अर्बन के लिए। ठीक है, ये जीरो इसको हटा देते हैं। लकड़ वाला कमेटी ने पॉवर्टी को कैलोरी के बेसिस पे मेजर किया। कहा अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी का कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। सुरेश तेंदुलकर का पैरामीटर जो 2009 में इनका रिकमेंडेशन आया कि गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर हर दिन का 27 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर 33 रुपए शहर में रहने वाला व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। बाद में रंगराजन जी आते हैं और इन्होंने थोड़ा और इस मनी को बढ़ा दिया कि अगर गांव में रहने वाला 32 रुपए हर दिन का कमा रहा है, 32 रुपए का तो भाई नाश्ता भी नहीं होता होगा, लेकिन इनके हिसाब से अगर 32 रुपए कमा रहा है पर व्यक्ति गांव में तो वो गरीब नहीं है, और शहर में ये 47 रुपए पैरामीटर बना दिया गया। तो ये पॉवर्टी के कुछ एस्टिमेटर्स हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनने की बहुत सारी संभावनाएं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो भारत में 1948 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई आजादी के बाद, 1956 में आई, 1977 में आया, 1980 में आया, फिर 1991 में हमारा क्या नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया इसमें बेसिकली स्टेट सेक्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने की बात की गई कि सब कुछ जो होगा वो स्टेट ऑन करेगा। 1956 में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इसका टाइम पीरियड बस आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 सेक्टर बनाए गए। एक ऐसा सेक्टर बनाया गया जो कंप्लीटली ऑन किया जाएगा स्टेट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी। एक ऐसा सेक्टर बनाया गया जिसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों रह सकते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर बनाए गए जो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। ठीक है, तो 17 कुल सेक्टर रिजर्व किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए। ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 थी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान आई, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान आई। ठीक, फिर एक हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में आई जहां पे हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया। इससे पहले की जो दोनों इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1958 1956, दोनों में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था।
1977 और 1988 की दोनों की जो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, दोनों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया। फिर 1991 में हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस होता है, और उसके बाद जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तमाम सारी इंडस्ट्री रिजर्व करके रखी थी, उन सारी इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म की जाती है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया जाता है, हमारी इकोनॉमी ओपन की जाती है। तो इसका टाइम पीरियड जो है, स्पेशली ये टाइम टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। 1948, 1956, 1977, 1980 और 1991। ये पांचों इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कि कब किस लिए आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान सबसे पहले हमने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। रसिया में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान 1927 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो कौन थे? स्टेलिन ने, जो लेनिन के बाद रशिया को लीड करने के लिए स्टेलिन आते हैं। स्टेलिन ने क्या किया? 5 ईयर प्लान की शुरुआत की रसिया में। 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि हम 5 साल के लिए एक टारगेट बनाते हैं, और 5 साल हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सेक्टर वाइज हमारा कोई प्रायोरिटी सेक्टर होता है। तो पहला 5 ईयर प्लान जो हमारे यहाँ आया वो 1951 से 56 के टाइम पीरियड में आया, जिसपे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जितना हमने टारगेट किया था, जितना हमने अचीव किया, हमारा अचीव ग्रोथ रेट जो था वो टारगेट से ज्यादा था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से 61 में आया, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 1961 से 66 तक आया, जिसमें हमने सेल्फ सुफिशियंसी इन फूड और सेल्फ सुफिशियंसी इन इकोनॉमी पे फोकस किया। फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा 1969 से 74 तक आता है, जिसमें अगेन हमने सेल्फ रिलायंस और सस्टेन ग्रोथ पे बात करना स्टार्ट किया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमारा 1974 में आता है, जिसमें हमने पॉवर्टी को रिमूव करने की बात कही। इसी में हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का जो नारा आया था, इसी में आया था। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के टाइम पीरियड में रहा, जहां हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात की। 1985 से 90 तक इसमें मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया। एट्थ 5 ईयर प्लान जो हमारा 1992 से 1997 तक था, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करने की बात कही गई। नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो 1997 से 2002 तक था, इसमें रूरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। टेंथ 5 ईयर प्लान जिसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ करके आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप मार्क कर लीजिएगा 10th। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई। 11th 5 ईयर प्लान जो था, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता था। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? जिसमें सभी का, ऐसा ग्रोथ जिसमें सभी का पार्टिसिपेशन हो। फिर 12th 5 ईयर प्लान, कुल 12 5 ईयर प्लान आए। 12th 5 ईयर प्लान जो था, इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ था। सस्टेनेबल ग्रोथ था। तो कुल 12 5 ईयर प्लान आए। ये कौन लेके आता था? ये प्लानिंग कमीशन लेके आता था। ये प्लानिंग कमीशन लेके आता था। 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया, और हमारा 5 ईयर प्लान अब आना बंद हो गया। नीति आयोग आ गया कब? 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक जानकारी आपको और होनी चाहिए कि जब ये हम थर्ड ईयर 5 प्लान हम देख रहे हैं, 1966 है फिर 69 है, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है 1967 से लगा करके 68 तक, इस टाइम पीरियड में प्लान हॉलीडे आया था। प्लान हॉलीडे आपसे खूब बार पूछा गया है, तो प्लान हॉलीडे आया था। एक टाइम पीरियड आप और देखेंगे कि यहाँ 1979 वाला जो टाइम पीरियड है, 1978 से 79 का जो टाइम पीरियड था, इस समय भारत में रोलिंग प्लान आया था। तो प्लान हॉलीडे और रोलिंग प्लान कब आया हुआ है, ये आपसे पूछता है आपके पेपर में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो
ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख के जाए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।